हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे डिटेल में बता चुकी थी कि ऑप्टिक्स क्या होता है और ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं। हमने देखा ऑप्टिक्स में जो हम लोग चीज़ों के बारे में जानते हैं वो सारी की सारी चीज़ें लाइट से रिलेटेड होती हैं। इसमें जितने भी फिनोमिनाज होते हैं वो हमारे लाइट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जो लाइट होती है हम उसके बगैर किसी भी चीज को देखने में अनेबल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, लाइट से होने वाले जो हमारे फिनोमिनाज हैं वो सारे के सारे हमारे ऑप्टिक्स में आते हैं। उसमें हमने देखा सबसे पहला जो हमारा फिनोमिना था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो टॉपिक होने वाला है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों टॉपिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है। मैं आपको साइड बाय साइड इन दोनों टॉपिक को एक साथ कराऊंगी, तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये टॉपिक इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा अपनी कॉमन सेंस का भी ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड चीजों को देखते हुए चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में जब हम किसी भी एक मिरर के बारे में बात करते हैं, और मिरर क्या करता है, मिरर कोई भी एक सरफेस होती है जो एक साइड से पॉलिश्ड होती है और एक साइड से उसकी जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। मतलब अगर उसके ऊपर कोई लाइट डाली जाए तो वो लाइट को क्या कर देगी, बाउंस बैक, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, और वो उसी मीडियम में उसी प्लेन में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इसी तरह से हम फिनोमिना देखते थे कि कोई भी एक इंसिडेंट लाइट आई किसी भी इंसिडेंट पॉइंट पे आके वो जब फॉल होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। बट आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों ही फिनोमिना आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाले हैं और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने में हेल्प भी करेंगे। कैसे? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप तारों को बड़े प्यार से रात को देखते हैं तो देखने पे आपको लगता है कि तारे आपके टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, यानी कि स्टार जो है वो ट्विंकलिंग करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली उसके पीछे जो फिजिक्स काम करती है वो फिजिक्स के बारे में हमें नहीं पता है। बारिश के मौसम में जब बारिश बंद हो जाती है और बारिश की कुछ बूंदें हमारे एनवायरनमेंट में रह जाती है, और जब सनलाइट उस पानी जो हमारे पास वो बूंदें जो रेन ड्रॉप्स रह गई हैं उनके ऊपर गिरती हैं, तो एक बड़ा ही सुंदर 7 कलर्स का हमारे पास एक रेनबो निकल के आता है। वो रेनबो कैसे बनता है, ये फिनोमिनन हमारा कैसे होता है, यू सनराइज का होना, यू सनसेट का होना, सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमारे जो सन है उसका कलर एकदम रेड हो जाना, ये कौन से फिनोमिना की वजह से होता है। कहने का मतलब ऐसे हमारी एवरीडे लाइफ में इतने सारी घटनाएं होती हैं जो हमें देखने में भी बड़ी अच्छी लगती हैं और इनके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इन जो भी मैंने फिनोमिनाज जो भी घटनाओं के बारे में अभी अभी आपको बताया है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जैसे हमारा सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन का रेड कलर का हो जाना और हमारा रेनबो का बनना, ये सभी टर्म्स हमारी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बेस्ड होती हैं। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी लाइट से, हमारे ऑप्टिक्स से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि ऑप्टिक्स को पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि एवरीडे लाइफ में आप कौन कौन सी चीजों को नोटिस कर रहे हैं, कौन सी चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों आप इन संसार में इतनी प्यारी प्यारी जो घटनाएं उनको देख पा रहे हैं, इनके पीछे कैसे फिजिक्स काम कर रही है, ये सभी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन में सिंपली क्या होता है, किसी भी रे ऑफ लाइट का इंसिडेंट होना किसी भी एक पॉइंट पे, देन उसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाना हमारा रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो एक चेंजमेंट आता है, मैं कहूँ कि जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम का ही होता है। तो जब मैं आपको रिफ्रैक्शन कराऊंगी उससे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल रिफ्लेक्शन की आपको दे दूं, ताकि आप दोनों में डिफरेंस पता कर सकें कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में ही क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए चलिए रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन अब आपके समझ में आ चुका है।
कोई एक इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है और नॉर्मल होता है, और तीनों ही सेम प्लेन में होता है। लास्ट भी मैं आपको इसके करा चुकी थी। तो अब बात करते हैं हमारे रिफ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले रिफ्रैक्शन करने से पहले आपको चाहिए कोई एक मीडियम। अब ये मीडियम क्या होता है, थोड़ा सा मीडियम के बारे में जान लीजिए। मीडियम होता है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूं तो मेरे बीच में, मतलब हमारे बीच में जो ये मीडियम है ये एयर है। तो जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, तो हमारी जो वॉइस है, हमारी जो साउंड है वो उनको सुनाई देती है ड्यू टू मीडियम। क्योंकि जो साउंड वेव होती है उसको मूव करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए किसी भी एक मीडियम की जरूरत होती है। तो ये जो मीडियम होता है ये होता है हमारा एयर। अगर मैं दो लोगों के बीच के एयर को हटा दूं और वैक्यूम में खड़ा कर दिया जाए तो हमें एक दूसरे की बात सुनाई ही नहीं देगी। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, जो हमारी साउंड वेव होती है वो कैसी होती है, उसको मीडियम की जरूरत होती है। उसको मूव करने के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम हम कौन सा यूज करते हैं, एयर। ये चीज आपके समझ में आई। तो मीडियम का मतलब क्या होता है, जब किसी वेव को या किसी भी चीज को चलने के लिए मीडियम की जरूरत हो, या फिर जिस भी एनवायरनमेंट की जरूरत हो, वो मीडियम होता है। जैसे नॉर्मली अभी हमारे बीच में क्या है, मीडियम एयर। अगर आप लोग स्विमिंग पूल की या फिर किसी सी की या फिर आप किसी रिवर की बात करते हैं तो वहां पे होता है पानी, तो वो जो मीडियम होगा वो आपके लिए वाटर होगा। ऐसे ही आप मीडियम के रूप में कोई भी एक ऑयल ले सकते हो, या कोई भी एक ऐसी सरफेस जैसे कि आपका ग्लास, कांच। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपके घरों में जरूर विंडो होगी, विंडो से आने वाली सनलाइट जो होती है विंडो को क्रॉस करती है, विंडो के जो ग्लास लगे होते हैं उसको क्रॉस करती है और अंदर की तरफ कहाँ आ जाती है, आपके रूम में। तो उससे आपको क्या पता लगा, उससे आपको पता लगा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे होते हैं तीन तरह के ऑब्जेक्ट। समझ लीजिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन समझने के लिए आपको उन सारे के सारे टर्म्स को समझना जरूरी होता है। वो टर्म समझ में आएगी तो रिफ्रैक्शन इजीली समझ पाओगे। तो बेटा सबसे पहले होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। दूसरा होता है आपका ओपेक्यू, और तीसरा होता है आपका ट्रांसलुसेंट। अब ये तीन कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है और इनका इन फिनोमिनास के साथ क्या क्या रिलेशन है, उन सब के बारे में अब जानना शुरू करते हैं। ट्रांसपेरेंट आपने बहुत बार सुना होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जिसके आर पार देखा जा सके, या जिसके आर पार से लाइट क्या हो सके, क्रॉस हो सके। जैसे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्लास के बारे में। जो आपके विंडो में ग्लास लगे होते हैं, कांच लगे होते हैं, अगर उसके ऊपर आप टॉर्च की लाइट डालोगे तो वो लाइट आपकी क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है उस ग्लास में से। तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि वो जो मीडियम है आपका वो ट्रांसपेरेंट है। ऐसा ही आपने देखा होगा कि अगर किसी एक ग्लास में पानी लिया जाए और आप अगर उसके ऊपर टॉर्च मारोगे तो अब मीडियम क्या हो गया, अब मीडियम आपके लिए वाटर हो गया। और जब आप उसके ऊपर टॉर्च मारते हो तो वो टॉर्च की जो लाइट है पानी में से निकल के दूसरे साइड क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है, दूसरी तरफ ट्रांसमिट हो जाती है। दैट्स मीन वो भी आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का यहाँ मीनिंग क्या है, ट्रांसपेरेंट का यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग होता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट में से या मीडियम में से लाइट क्या हो जाती है, आपकी आर पार हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ओपेक्यू क्या होता है, ओपेक्यू आपका कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें से लाइट क्या नहीं होती, ट्रांसमिट नहीं हो सकती। जैसे मैं, ये ब्लैक बोर्ड, ये वॉल, बुक, नोटबुक, टेबल, ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर लाइट डाली जाए वो क्या हो जाती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, लेकिन दीवार के उस साइड नहीं जाएगी, मेरे उस साइड नहीं जाएगी। कोई अगर मैं ऑब्जेक्ट ले लूं तो उससे क्या नहीं होगी, ट्रांसमिट नहीं होगी, वो आपका ओपेक होता है। ठीक है, फिर आपका होता है ट्रांसलुसेंट। अब ये ट्रांसलुसेंट्स क्या होते हैं, देखिए वो ऑब्जेक्ट जिसमें से हाफ क्या हो जाती है, लाइट आपके पास हो जाती है और हाफ लाइट आपके पास नहीं होती। ये कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, तो आपने देखा होगा जो प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक में से हाफ लाइट पास हो जाती है, हाफ लाइट पास नहीं होती है, कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस टाइप के जो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हाफ लाइट को ट्रांसमिट कर लेते हैं और हाफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, ट्रांसलुसेंट। तो अब ये सारी टर्म्स मैंने आपको क्यों बताई, कि क्योंकि यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं ये होने वाला है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब हमने जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए थी, जो जो हमें समझना था, वो सारा का सारा हम समझ चुके हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बताना कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है
और इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमें कैसे डिफाइन करना है। तो देखिए भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सेम टू सेम हमारा बिल्कुल इसी तरह का फिनोमिना कुछ इसी तरह का होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लीजिए ये कोई भी एक ग्लास स्लैब है, ये मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ग्लास स्लैब। बताती हूँ कौन सी ग्लास स्लैब, कोई भी चीज मैं यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगी कि आपको यही ना पता लगे कि आखिर में ये ग्लास स्लैब होती कौन सी है। तो सपोज करने के लिए भी मैं यहाँ पे आपको नहीं कहूंगी, आपको शायद आप अपने प्रिंसिपल रूम में, यानी कि अगर आप किसी कॉलेज में या स्कूल में हैं और आप अगर अपने प्रिंसिपल रूम में या किसी भी ऑफिस में अगर गए हैं, तो उस रूम की, उस ऑफिस की टेबल पर कुछ इतनी मोटी ग्लास की एक स्लैब रखी हुई रहती है, बिल्कुल कांच की, इतनी मोटी, इतनी बड़ी, बिल्कुल टेबल के इक्वल एक कांच की स्लैब होती है, जिसके नीचे बहुत सारे पेपर्स रखे हुए रहते हैं। ये स्लैब क्यों रखी जाती है, आपने देखा होगा, इस बात की श्योरिटी मुझे है, क्योंकि हर ऑफिस में लगभग ये स्लैब देखी जा चुकी है, जा सकती है। तो आपने देखा उसके नीचे ना बहुत सारे क्या रखे जाते हैं, पेपर्स रखे जाते हैं। तो वो स्लैब रखने का मेन रीजन क्या होता है, ये रीजन आपको एक्चुअली समझ जब आएगा जब आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर लेंगे। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो स्लैब रखी जाती है वो इसलिए रखी जाती है कि स्कूल से या कॉलेज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास नोट्स होते हैं, जो जानकारी होती है, जो न्यूज़पेपर में आई हुई एड रहती है, उसको स्लैब के नीचे रखा जाता है। जब कोई बाहर से आया हुआ पर्सन ऑफिस में एंटर करता है और टेबल के पास आके खड़ा होता है, तो जो नोट्स हमने उस टेबल के उस ग्लास स्लैब के नीचे डाले थे, उसके जो अक्षर होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो अपने एक्चुअल साइज से बहुत बड़े साइज में दिखाई देते हैं। तो देखने वाला जो व्यूअर है, उसको देखने में वो बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं और उसका ध्यान फटाफट से उन नोट्स की तरफ जाता है, उन लिखे हुए जो हमारी कॉलेज या स्कूल से रिलेटेड जो भी नोटिस होते हैं उन पे ध्यान पक्का बहुत जल्दी चला जाता है। तो यही रीजन होता है कि जो स्लैब होती है वो अक्षरों को, वर्ड्स को थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने का काम कराती है। तो ये चीज आपके समझ में आई कि मैं कौन से वाले स्लैब की बात कर रही हूँ। रिफ्रैक्शन के लिए हमने जो स्लैब लिया है वो एक्चुअल में कौन सा स्लैब है, तो वो स्लैब होता है आपका ये स्लैब है, जिसके ऊपर हम क्या देखने वाले हैं, हमारा रिफ्रैक्शन। तो अब आप सपोज करेंगे कि आपके प्रिंसिपल के रूम का जो टेबल है उसके ऊपर ये स्लैब रखी हुई है, और आपको पता है कि रूम में जो लाइट लगी रहती है वो ऊपर के साइड लगी रहती है। तो मान लीजिए मेरी लाइट, जो मतलब मेरी नहीं, प्रिंसिपल सर के ऑफिस की जो लाइट है वो ऊपर के साइड लगी हुई है। तो ये लाइट जो है वो आपकी फॉल करती है कहाँ पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब ये जो स्लैब है, ये स्लैब ऐसे रखी हुई है, ये आपकी टेबल है, ठीक है, टेबल पे स्लैब रखी हुई है, और हमारी जो लाइट है वो कुछ इस तरह से क्या कर रही है, फोल्ड, टेढ़ी फोल्ड कर रही है, ठीक है, इस तरह से। तो हमने कहा कि ये जो लाइट हमारी फोल्ड कर रही है, ये हमारी कौन सी है, इंसिडेंट रे। अब आप कहेंगे कि अगर मैं इस लाइट को यहाँ पे ऐसे वापस भेज दूं तो ये बिल्कुल कैसे शो करेगा, आपका रिफ्लेक्शन की तरह शो करेगा। लेकिन रिफ्लेक्शन कब शो होता है, जब आपके नीचे से एक साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है। लेकिन जो स्लैब यहाँ पे रखी गई है, जो कांच की स्लैब रखी गई है, वो कहीं से भी क्या नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है। ये पॉलिश्ड, ये अनपॉलिश्ड हमारे पास एक मीडियम है, कांच रखा हुआ है। आप अपने घर के जो शीशे हैं, जो मिरर लगे, मतलब जो आपका विंडो लगी हुई है ना, कांच की ग्लास लगे हुए हैं, उनको देख सकते हैं, वो एक तरफ से पॉलिश्ड नहीं होते। तो आप कहेंगे कि अगर ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही रिफ्लेक्शन की तरह, तो इसमें होगा क्या। तो देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जैसे इसमें रिफ्लेक्शन में क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं हमारा नॉर्मल। तो ये मैंने नॉर्मल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, कहाँ से, हमारी इंसिडेंट पॉइंट से। तो अब आप कहेंगे कि लाइट को अगर हम वापस भेज देते तो ये तो हमारा रिफ्लेक्शन बन जाएगा, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब हमें क्या करना है, तो देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। जब हमारी ये लाइट इस ग्लास की स्लैब के अंदर क्या करती है, मूव करती है, अंदर की तरफ जाती है, तो क्या होता है, यहाँ पे आपके दो फिनोमिना होंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं यहाँ पे हम दो मीडियम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो मीडियम है आपका वो है आपका एयर,
ग्लास स्लैब की अगर मैं बात करूं तो इस ग्लास स्लैब में जो आपका मीडियम है वो है ग्लास यानी कि कांच। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बेटा ग्लास ज्यादा मतलब गहरा होता है या एयर ज्यादा गहरी होती है, तो आप कहोगे मैम ग्लास ज्यादा गहरा होता है। तो इस ग्लास वाले भारी मीडियम को, सघन मीडियम को हम क्या कह देते हैं कि ये हमारा कैसा मीडियम है। हमारे दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है आपका रेयरर और एक होता है आपका डेंसर। डेंसर का मतलब होता है भारी, तो ग्लास आपका क्या है भारी, तो हम बोल देते हैं ग्लास वाली साइड आपकी क्या है डेंसर भारी है, और एयर वाली जो साइड है वो हमारी क्या है रेयरर, क्योंकि वो हमारी क्या है हल्की है। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले एयर से लाइट आई, क्योंकि रूम में लाइट ऐसे आएगी और ऐसे टकराएगी और ऐसे अंदर जाएगी, तो जब वो अंदर जाती है तो ग्लास और दोबारा से क्या आ जाता है आपका एयर, यानी कि आपका कैसा मीडियम रेयरर मीडियम आ जाता है। ठीक है, अब पहली बात तो हो गई ये कि यहाँ पे हमारा मीडियम चेंज होगा। रिफ्रैक्शन में जो सबसे पहली बात आपकी होती है वो होती है चेंज इन मीडियम। यहाँ पे चेंज इन मीडियम की बात होगी, यानी कि लाइट क्या होगी अंदर की तरफ जाएगी। तो कैसे, हल्के से भारी में। रेयरर का मतलब क्या होता है हिंदी में हल्का, और डेंसर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भारी। तो किससे जा रहा है, रेयर से डेंसर में, यानी कि आपका हल्के से भारी में। अब भारी में जा रहा है तो क्या होगा वो समझिए, ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ, एक एक पॉइंट को समझ के चलोगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल हूँ का मतलब नॉर्मल तो मैं हूँ ही ऑफ कोर्स। इसमें ध्यान दो, जो डायग्राम में ये वाली लाइन मैंने खींची है ये मैं हूँ, ओके। ये जो हमारे पास इंसिडेंट आने वाली लाइन है वो मेरा ये हैंड है, ये नॉर्मल मैं हूं, आने वाली लाइन इंसिडेंट लाइन है। तो अगर ये इंसिडेंट लाइन है और अगर आप लोग क्या कर रहे हैं फ्रीली घूम रहे हैं पार्क में, तो हाथ को कैसे घूमेंगे, ऐसे हाथ को हिलाते हुए चलेंगे, फ्री एकदम, हाथ कहीं भी जा रहा है कुछ भी कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, फ्री घूम रहा है फ्री मीडियम में। लेकिन अगर मैं इस हाथ में इस इंसिडेंट रे में भारी कुछ सामान दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक भारी पानी की बाल्टी इंसिडेंट रे यानी कि अपने हाथ में दे दी, तो ये हाथ अब हो जाएगा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, नॉर्मल के बिल्कुल पास आ जाएगा। जब हाथ में कुछ नहीं था, हाथ फ्री था, फ्रीली मूव कर रहा था, इधर उधर जा रहा था, हिलाते हुए जा रहे थे, जैसे लोग नॉर्मली करते हैं ना, मूव करते हुए जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ में कोई भारी सा सामान दे दिया, इंसिडेंट रे कहाँ आ गई, इंसिडेंट रे आ गई बिल्कुल नॉर्मल के पास। किसकी तरफ आई, नॉर्मल की तरफ आई। तो यही कॉन्सेप्ट हमें कहाँ पे लगाना है, हमारे रिफ्रैक्शन में, कि जब हमारी इंसिडेंट रे रेयर टू डेंसर आती है, हल्के से भारी में आती है, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, इट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसको जाना कैसे था, देखो इसको जाना ये था, इसकी रियल पोजीशन ये होनी चाहिए थी लाइट की, लेकिन ड्यू टू चेंज इन मीडियम इट इज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इट्स मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के थोड़ी से क्या आ जाती है पास, क्योंकि ये हल्के से कहाँ आ रही है भारी में आ रही है। फिर दोबारा से यही गेम होता है कि दोबारा से हम एक नॉर्मल बनाते हैं, और अब जो हमारी लाइट जा रही है यहाँ से यहाँ, तो वो जा रही है डेंसर से रेयरर में। तो वो जब मेरे हाथ में हमने बाल्टी दे दी थी, जब हमने इंसिडेंट रे के हाथ में बाल्टी दे दी थी, तो वो बाल्टी अब मैंने इससे छीन ली और अब हाथ मेरा दोबारा से क्या हो गया फ्री, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा वो दूर। सो लाइट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये मूव कहाँ हो जाती है, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर की तरफ। और अगर आप यहाँ पे इस रिलेशन को देखेंगे तो रियल में लाइट जानी कहाँ से चाहिए थी, यहाँ से, और रियल में गई का है यहाँ, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बिल्कुल एकदम पैरेलल। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पाथ डिफ्लेक्शन हो गया है किसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो सबसे पहली बात तो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, चेंज इन मीडियम। सेकंड, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी आपकी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। आप सीधा डायग्राम से भी देख सकते हैं, जाना हमारी रे को ऐसे था लेकिन वो गई कैसे, थोड़ा सा टेढ़ा होके गई है, तो इसमें डायरेक्शन में भी क्या आता है आपका चेंजमेंट आता है। तो क्या हुआ, ये क्या कहेंगे आप इस फिनोमिना को कि ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो आप कहेंगे बाउंडिंग बैक या फिर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, आप कह सकते हैं बाउंसिंग बैक
of light is called reflection of light। यानी कि अगर मैं बात करूं कि आपकी रिफ्लेक्शन क्या होती है, किसी भी लाइट का आना, बाउंस बैक हो जाना आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो आप क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेंडिंग of light due to change in medium is called refraction of light। That's mean ये जो लाइट हमारी बेंड हो गई, जाना इसको कैसे था, इसको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जाना था, बट क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, पहले रेयरर था फिर हमारा डेंसर हो गया, जाना ऐसे था लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, बेंड हो गया। ड्यू टू मीडियम बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये तो हो गया हमारा कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आखिर में होता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आप ये देखिए कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जहां आ रही थी वहां का क्या हो गई, आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक होना तो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन। लेकिन लाइट का बेंड हो जाना, एक मीडियम से जाते हुए दूसरे मीडियम में लाइट का रिफ्लेक्ट बैक हो जाना हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं कि इसका कॉज क्या होता है, कारण क्या है वो समझिए। कॉज क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारी बातें नोट करते रहना भाई। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कारण क्या है, रीजन क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रीजन क्या है इसका। इसके रीजन जानने से पहले आप एक बार खुद के बारे में सोचिए, खुद को एज्यूम करिए। मान लीजिए कि मैं आपको किसी एक ग्राउंड में ले जाके खड़ा कर दूं, ग्राउंड में कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है, जैसे नॉर्मली ग्राउंड होता है, बिल्कुल एकदम साफ ग्राउंड है, प्लेन ग्राउंड है, और वहां ले जाके मैं आपको खड़ा कर दूं और मैं आपसे कहूं बेटा भागो, जितनी स्पीड से भागा जाता है आप भागो, तो आप क्या करेंगे, आप भागना शुरू करेंगे, रनिंग शुरू करेंगे। जैसे ही आप रनिंग शुरू करते हो, आप मोस्टली क्या करते हो, एक ही लाइन में भागते रहते हो, क्योंकि आपको तो भागना है और बहुत स्पीड में भागना है। और जब बहुत स्पीड में भागना हो तो बच्चा ऐसे 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 नहीं भागता, वो भागता है एकदम सीधी लाइन में। तो हमने भागना क्या किया, शुरू किया, लेकिन आपकी स्पीड बहुत तेज है। जब मैंने ग्राउंड एकदम प्लेन किया हुआ था और मैंने आपको बोला बेटा आपको भागना है, तो आप भाग रहे थे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उसी ग्राउंड में बहुत सारे पत्थर डाल दूं या कोई ऐसे ऑब्स्टेकल्स डाल दूं जो आपको भागने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि मैंने ग्राउंड रखा, ये मैंने ग्राउंड रखा, और पहले मैंने आपको यहाँ पे खड़ा किया, मैंने आपको कहा कि बेटा आपको इस एंड से इस एंड तक क्या करना है, मूव करना है। तो आप बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू किया आपने और आप ऐसे भाग गए, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर मैं आपके रास्ते में, आपके रास्ते में क्या रख दूं, बहुत सारे कुछ पत्थर वगैरह रख दूं या कोई भी एक ऐसा मीडियम रख दूं, तो क्या आप मूव कर पाएंगे उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड के साथ आप बिना इन ऑब्स्टेकल्स के भाग रहे थे। अब आप कैसे भागेंगे, आप इनसे बचते हुए भागेंगे। आप देखेंगे कि कहां से मुझे रास्ता मिल रहा है, मैं कहां से मूव करना शुरू करूं। सबसे ज्यादा किस चीज पर इफेक्ट पड़ेगा, सबसे ज्यादा स्पीड पर इफेक्ट पड़ता है। और ये स्पीड पर इफेक्ट क्यों पड़ा, ड्यू टू मीडियम, ड्यू टू मीडियम, क्योंकि मैंने मीडियम चेंज कर दिया। पहले हवा था, अब मैंने बीच में क्या कर दिया, बहुत सारे पत्थर डाल दिए। या चलिए इसको और बहुत ज्यादा आसान बनाती हूँ, पहले तो मैंने आपको क्या किया, ग्राउंड में भगाया, देन उसके बाद मैंने आपको भागने के लिए कहा एक स्विमिंग पूल में। पहले आप एयर में भाग रहे थे, अब आप भाग रहे हैं स्विमिंग पूल में। तो जब आप स्विमिंग पूल में भागते हैं, क्या आपने भागने की स्पीड उतनी तेज होती है क्या जितनी आपकी स्विमिंग की रहती है। आप स्विमिंग करते टाइम ज्यादा तेज भाग सकते हैं या फिर आप नॉर्मली एयर में ज्यादा तेज भागते हैं। तो आप कहेंगे कि हम एयर में ज्यादा तेज भागते हैं, तो मैं कहूंगी क्यों, तो आप कहेंगे एयर में भागना आसान होता है। तो वही सारा का सारा काम तो हमारी लाइट के साथ हो रहा है। लाइट एयर में तो इजीली भाग जाती है,
एयर में तो इजीली मूव कर जाती है, लेकिन जैसे ही आप मीडियम चेंज कर देते हो, ग्लास ले आते हो, वाटर ले आते हो, उसकी स्पीड हो जाती है कम। एयर में सिंपली सीधा सीधा भागना आसान रहता है, लेकिन स्विमिंग करते टाइम पे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब हम स्विमिंग करते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, यानी कि हम भी बैंड हो जाते हैं, हमारी पोजीशन भी बैंड हो जाती है। हम जिस डायरेक्शन में मूव करें जरूरी नहीं हम मूव करते करते उसी डायरेक्शन में जाएं। जैसे अगर आप पानी में कोई भी एक कागज का बनाया हुआ जहाज डालते हो, वो कभी सीधा नहीं जाता, वो इधर उधर जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कॉज है हमारे रिफ्रैक्शन का वो क्या है, हमारा स्पीड। तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज different for different medium, यानी कि हमारी जो लाइट होती है उसकी स्पीड हर एक मीडियम पे अलग होती है। अगर हम बात करें एयर की तो हमारी लाइट एकदम सीधी सीधी मूव हो जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी मीडियम की, या तो मैं यहाँ पे पानी ले आऊं या ग्लास ले आऊं, तो मेरी जो लाइट है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज। सो it can also change its direction in different mediums। अलग अलग मीडियम में वो अपनी क्या कर लेती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है, डिफरेंट मीडियम। अब आपको एक बात बताती हूँ, देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये नोट डाउन कर लेना, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब हमारी कोई रे ऑफ लाइट मूव करके कहाँ आती है, किसी भी मीडियम के सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, उस पे आके इंसिडेंट होती है, तो जैसे ही वो इंसिडेंट होती है और अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी हो जाती है थोड़ी सी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप क्या याद रखेंगे कि रेयर टू डेंसर लाइट moves towards the normal, यानी कि जब रेयर से डेंसर में आती है तो हमारी लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, की तरफ की बात हो रही है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है। एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, यानी कि जब डेंसर से रेयरर की तरफ आती है तो लाइट हमारी मूव कर जाती है कहाँ, लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि हमारे नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर, क्योंकि पहले आई नॉर्मल की तरफ झुकी, फिर आई, जब डेंसर से रेयरर में गई तो फिर मीडियम से दूर हो गई और कहाँ चली गई, इससे बिल्कुल हटके। तो ये क्या होता है भाई, ये हमारा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपके समझ में आया होगा कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इट्स जस्ट अ बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज इन मीडियम, जहां हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक तरफ तो ये क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाता है, और एक ये हमारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है। वो डिपेंड करता है हमारी जो लाइट है वो किस मीडियम से किस मीडियम में क्या कर रही है, मूव कर रही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब मैं इसके आपको यूजेस कराऊंगी ना तो आपको रियल में यकीन नहीं होगा कि इसके इतने ज्यादा यूजेस हैं, और अपनी डेली लाइफ में आप इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता कि इसके इतने ज्यादा यूजेस हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसका डायग्राम अच्छे से देख लेना, डायग्राम मैं अभी दोबारा कराऊंगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे उसी तरह से हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो रिफ्रैक्शन होता है उसके लॉज कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये जो मैंने छोटे छोटे यहाँ पॉइंट्स और डेफिनेशन इसकी लिखवाई है, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देन उसके बाद कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यह आपका जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनमें आ सकता है, या फिर आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना
उनमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप क्या बताएंगे कि जो स्पीड होती है हमारी लाइट की वो डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है। सो इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अगर आपकी रेयरर से डेंसर जा रही है तो वो मूव कर जाती है आपकी क्या, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाती है, नॉर्मल के पास आ जाती है। और अगर आपकी डेंसर से रेयरर में जा रही है तो वो क्या हो जाती है, अवे हो जाती है, दूर हो जाती है। क्योंकि जब कोई फ्री हो जाता है तो वो क्या करके चलता है, एकदम अच्छे से मूव करते हुए चलता है। तो ये तो था हमारा क्या, हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके सारे के सारे पॉइंट्स। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स भाई या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना, ठीक है। तो अब हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आपने पढ़ा है और आपको याद है, आपकी मेमोरी अगर अच्छी है तो बताइए मुझे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था। कल मैंने रिफ्रैक्शन कराया था ना आपको, तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन का लॉज भी होता है। तो कौन कौन से हमारे वो लॉज थे, फटाफट से मुझे बताइए, कमेंट करके देखते हैं किन किन बच्चों को याद है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो भाई, अब स्टार्ट करते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए क्या होते हैं। जब मैंने आपको ये कराया था कि हमारे पास कोई भी एक मिरर होता है और वो मिरर जब हमारी एक साइड से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, तो हमने कहा था कि जब कोई एक इंसिडेंट लाइट किसी एक इंसिडेंट पॉइंट पे आके क्या होती है, फॉल होती है और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और हमारे पास एक नॉर्मल होता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा एक एंगल यहाँ आई होता है, एक एंगल यहाँ पे आर होता है। तो सेम ऐसा कुछ केस हमारा रिफ्रैक्शन में भी होता है। ये आपके अगर समझ में आया होगा तो आपके रिफ्रैक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको आपको किस तरह से करना होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक स्लैब है, मैं बार बार स्लैब की ही बात करूंगी क्योंकि ग्लास में आपके लिए रिफ्रैक्शन समझना आसान होगा बजाय वाटर के, ग्लास में पानी के, इससे ज्यादा आपको इसमें समझ में आएगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, हमने अभी अभी देखा कि हमारे पास कोई भी एक लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है, ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो हमने यहाँ पे बना लिया हमारा एक नॉर्मल। तो मैंने आपसे कहा था बेटा ये आपका रेयरर मीडियम होता है, ये आपका डेंसर होता है। रेयरर का मतलब हल्का होता है और डेंसर का मतलब होता है कि वो भारी है। तो ये अगर आपका रेयरर है, ये आपका अगर डेंसर है, तो दोबारा से नीचे क्या आ जाएगा, आपका रेयरर। जब आपकी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ मूव करती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाती है, यानी कि बेचारी झुक जाती है, उसके ऊपर बोझ आ जाता है, बहुत सारा वेट आ जाता है, बेचारी की स्पीड चेंज हो जाती है। जाना तो उसको बिल्कुल सीधे था लेकिन थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको वो समझो। तो बेटा नॉर्मल के साथ देखो, नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो एंगल आपका क्या होता है, वो एंगल होता है आपका इंसिडेंट एंगल आई। ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं आपको। सेम ऐसा ही यहाँ पे आपका क्या होता है, जब आपकी लाइट जो है, ये जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो गई है नॉर्मल के साथ, ये कौन सा एंगल बनाती है, ये आपका एंगल बनाती है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे जो आपका ये एंगल बनता है वो कौन सा एंगल बनता है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ये चीज समझ में आई कि जिस तरह से हमारे रिफ्लेक्शन में, ये क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्शन है जिसमें लाइट क्या कर रही है, वापस जा रही है, उसी तरह से हमारा आई और आर हमारे रिफ्रैक्शन में भी होता है। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो जिस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन में होता है, हमारे एंगल आई और आर हमारे रिफ्रैक्शन में भी होते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है हमारे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। देखो जिस तरह से इसमें टू लॉज थे उसी तरह से हमारे इसमें भी टू लॉज है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला हमारा जो नियम है वो हमारा वो ही नियम होता है जो हमारा रिफ्लेक्शन का होता है। दैट्स मीन इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ये सभी किस में रहते हैं, ये सभी के सभी सेम प्लेन में रहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं
जो भी फिनोमिना हो रहा है, जो लाइट आई इंसिडेंट हुई, जो लाइट गई रिफ्लेक्टेड हुई, ये सभी के सभी जो फिनोमिना हो रहा है वो सारा का सारा एक ही प्लेन पे हो रहा है, एक ही सेम जगह पे हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट जो लॉ है वो वही है जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का था, कि हमारी जो तीनों की तीनों लाइंस होती हैं, हमारी इंसिडेंट, हमारी रिफ्रैक्टेड, हमारी नॉर्मल, ये तीनों की तीनों कहाँ पे लाई करती हैं? सेम प्लेन में। याद करिए, याद नहीं आ रहा है तो एक बार देखिए, जब हमने रिफ्लेक्शन किया था तब मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही हमारा क्या है? सेम। तो याद आया? किया चेक आपने? नहीं किया तो कर लेना, याद आ जाएगा। दोनों के ही जो नियम होते हैं वो सेम होते हैं, तो फर्स्ट लॉ दोनों का क्या होता है? सेम। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड लॉ की। हमारा जो इसमें रिफ्लेक्शन में हमारा सेकंड लॉ था वो क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद है आपको? लेकिन हमारा जो यहाँ पे सेकंड जो नियम होता है, जो हमारा सेकंड लॉ होता है, वो कभी भी ये नहीं होता एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। हमारा सेकंड लॉ होता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन। ये आपका दूसरा नियम होता है, सेकंड लॉ होता है किसका? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। जबकि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या था? रिफ्लेक्शन में आपका I इज इक्वल टू आर था, यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? n। ये n क्या है? वेयर n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज इंडिकेट मीडियम। कहने का मतलब क्या है? ये इंडिकेट करता है कि लाइट आपकी किस मीडियम से किस मीडियम में आ रही है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो आपकी लाइट थी, जो आपका मीडियम था वो एयर था, यहाँ जो आपका मीडियम था वो क्या था? जी, यानी कि ग्लास। तो जब हमें बताना हो कि किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट आ रही है तो आप कैसे लिखेंगे? ए जी। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट कहां से कहां आ रही है? ए टू जी। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये आपका क्या इंडिकेट करता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। इसका एक नोटेशन ये होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NAG, यानी कि लाइट ए से जी में क्या कर रही है? मूव कर रही है। ऐसे ही जब वो जी से ए में करेगी तो आप लिख सकते हो NG to A, यानी कि आपकी ग्लास से एयर में लाइट क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो ये होता है भाई आपका इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ये बताता है कि जो लाइट आपकी मूव कर रही है वो किस मीडियम से किस मीडियम में मूव कर रही है। तो क्या आपके ये पूरे की पूरा जो हमारा लॉ है वो समझ में आया कि हमारा जो रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ है और हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ है उन दोनों में ही क्या डिफरेंस होता है? इसमें तो सीधा सीधा डिफरेंस है, आप दोनों में एंगल बहुत इजी निकाल सकते हो। अगर आपको आई पता है तो आर निकाल सकते हो, आर पता है तो आई निकाल सकते हो। बट अगर बात करूं मैं यहाँ की, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा ना तो आई निकाल सकते हो ना ही आप आर निकाल सकते हो। बता दूं, इन सबका खुद का कुछ ना कुछ क्या होता है? वैल्यू होती है कि आपका जैसे कि एयर होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो माना जाता है वो लगभग 1 माना जाता है। सबका आपका अलग अलग होता है। 81 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पानी का 81 होता है, ग्लास का अपना खुद का अलग होता है। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो अभी यहाँ पे याद रखने की बातें क्या है कि हमारे जो रिफ्रैक्शन के लॉज है वो क्या है? 2 लॉज हैं। फर्स्ट क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और हमारा नॉर्मल, तीनों ही किस पे रहते हैं? सेम प्लेन पे रहते हैं। और हमारा जो सेकंड है जो हमारा एंगल को डिफाइन करता है वो हमारा क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन। और एन आपका क्या होता है? एन इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपको ये इंडिकेट करता है कि किस तरह से आप किसी भी दो जो भी आपके मीडियम होंगे उन दोनों मीडियम के बीच का आप क्या निकाल सकते हो? एंगल फाइंड आउट कर सकते हो।
तो भाई ये तो बात हो गई हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन का कंप्लीट टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी डिटेल इस बारे में कि रिफ्रैक्शन आखिर में यूज कहाँ होता है, इसके फिनोमिना आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएंगे। हम डेली लाइफ में इतने सारी चीजें करते हैं, क्या उनमें किसी में भी रिफ्रैक्शन नहीं होता? क्या हम नहीं जानना चाहेंगे कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये एग्जैक्टली हमारे कहाँ पे यूज होता है? तो आइए चलिए बताती हूँ आपको यूज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से जो रिफ्रैक्शन के हमने फिनोमिना सीखे हैं, जो हमने चीजों को समझा है कि किस तरह से जो लाइट होती है वो बैंड हो जाती है, किस तरह से अवे आ जाती है, किस तरह से टुवार्ड्स चली जाती है, हमारे नॉर्मल के साथ उसका कैसा कनेक्शन होता है, ये सभी चीजें एवरीडे लाइफ में आप कहाँ देखते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी मैं आपको डिटेल में। तो चलिए फिर फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, दोनों एंगल्स को जो दोनों हमारे लाज है उनको लिख लीजिए। देन उसके बाद करते हैं हमारे यूजेस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जानना शुरू करते हैं कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा है ये एक्चुअली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। अपनी एवरीडे लाइफ में हम बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जिसके पीछे कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काम करती है, बट जहाँ हमें नहीं पता होता कि जो फिनोमिना हम देख रहे हैं, जो घटना हम देख रहे हैं, इसके पीछे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काम कर रही है या फिजिक्स का कोई और लॉ उस पर काम कर रहा है। सबसे पहली बात जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं साइन आई बाय साइन आर, जो कि हमारा इक्वल होता है हमारे आर एन के। ये जो एन होता है ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। क्या नाम होता है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये टोटली हमें बताता है मीडियम के बारे में। जो मीडियम मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा जो गोटा होता है उसका हमारा मीडियम की वैल्यू अलग होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग होती है, ग्लास की अलग होती है, एयर की अलग होती है, सबका अपनी वैल्यू अलग होती है। लेकिन जो यहाँ पे मेन बताने वाली बात है, जो इंडिकेट करने वाली बात है, वो बात हमारी ये है कि हमारा जो ये यहाँ पे रूल है जिसको हम लोग साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, बेटा इसका नाम होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको क्वेश्चन में बहुत ही इजी वे में पूछ लिया जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ? तो आपको बताना है स्नेल्स लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन विद एंगल इंसिडेंट to the sine with angle refracted and equal to the refractive index of the medium, which indicates the medium in which medium light travels from which medium to which medium। यानी कि किस मीडियम से किस मीडियम में वो मूव कर रही है वो हमें बताता है कौन? स्नेल्स लॉ। क्योंकि स्नेल्स लॉ का टोटली जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि हमारी लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में क्या कर रही है, प्रोपागेट कर रही है, मीडियम में मूव कर रही है। तो ये तो था हमारा जो स्नेल्स लॉ है, जो भी हमने लास्ट देखे हैं हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, उनके बारे में। अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम हमारे यूजेस ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी कि एवरीडे लाइफ में आपने कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन को देखा है, आपने फील भी किया है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ पे जो रीजन बनता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बनता है। क्योंकि हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें उनके बारे में थोड़ी सी डीप नॉलेज भी लेनी है, देखना है कि वो टॉपिक्स हमारे कहाँ कहाँ पे हमारी एवरीडे लाइफ में यूजेस होते हैं। कहाँ, मान लीजिए कभी आपको कोई आपका सिबलिंग या फिर आपका कोई कजन आपसे छोटा कोई आपसे पूछ ले कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं और वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिया करते हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि मुझसे कभी मेरे जो कजन थे, मेरा भाई था छोटा, उसने मुझसे पूछा था, दीदी ये जो स्टार्स होते हैं वो ऐसे शाइनिंग क्यों कर रहे हैं, वो ट्विंकलिंग क्यों कर रहे हैं। तो उस टाइम्स में मुझे भी नहीं पता था रियल में बताऊं तो, लेकिन अब जब हम लोग फिजिक्स के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया है हमने, हम जानने लगे हैं कि जितने भी फिनोमिनास, जितनी भी हमारी नेचुरल जो हमारे घटनाएं हो रही है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं फिजिक्स का कोई ना कोई पार्ट होता है जिसके बारे में अभी हम लोग नहीं जानते। उसी के बारे में हमने जानना शुरू किया है, तभी मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कराया। ये हमारे ये टॉपिक जो है हमारा सिलेबस में भी है, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत यूजफुल बनाने वाले हैं
क्योंकि इसके हम यूजेस भी सीखने वाले हैं कि हमारा यूज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, आप कहाँ कहाँ इसको देख सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको मतलब बता सकते हैं कि हाँ भाई ये जो फिनोमिना हो रहा है हमारा, ये फिनोमिना हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे यूजेस से। ये यूजेस आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे महसूस होंगे वो देखिए। सबसे पहला जो हमारा यूज है वो ये, a stick held oblique and partially immersed in water appears to be bent at the surface, water surface। कहने का मतलब क्या है, ये एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक्चुअल में हुए हैं, रखे गए हैं, आप देख सकते हैं, खुद भी करके देख सकते हैं, तो आपको एक्चुअल में फील होगा कि ये सब होता है। आपको करना क्या है, आपको जस्ट एक ग्लास लेना है, ग्लास में आपको लेना है वाटर, इस ग्लास को आपको फिल करना है यहाँ वाटर के साथ। जब आप इस ग्लास में, जिसमें क्या रखा है, आपने वाटर रखा है और आप इसमें एक स्टिक रखते हैं कुछ इस तरह से, तो इस स्टिक को जब आप दूर से देखते हैं पानी में रखी हुई स्टिक को, ये स्टिक आपको बैंड दिखाई देगी। ये स्टिक जो है आपको एक्चुअल से बैंड दिखाई देगी, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। यानी कि जो स्टिक आपने रखी है वो स्टिक आपको किस तरह से दिखाई देगी, थोड़ी सी बैंड दिखाई देगी। इसको आप सीधा भी रखेंगे तो भी आपको कैसे दिखाई देगी, थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। तो ये जो फिनोमिना होता है पानी में, यानी कि ग्लास में पानी रखने के बाद किसी भी एक छड़ी को या किसी भी एक स्टिक को या कोई पेंसिल वगैरह जब आप इसमें रखते हैं तो वो आपको कैसी दिखाई देती है, थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये जो बेंडिंग है, बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ वाटर, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम कह सकते हैं वो किसकी वजह से हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट यूज जो है हमारा वो है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी रेज्ड। ये तो आप खुद से फील भी कर सकते हैं जब आपने किसी भी रिवर में किसी मछली को तैरते हुए देखा हो। जब कोई फिश जो है वो स्विम कर रही होती है पानी में, मान लीजिए कि ये डेप्थ है आपके पूल की, पूल इतना बड़ा है, मतलब इतनी उसकी गहराई है और ये उसकी सरफेस है। अगर जो फिश है वो यहाँ मूव कर रही है, इस सरफेस पे है, इस सतह पे है, तो वो आपको एक्चुअल अपीयरेंस से थोड़ा ऊपर दिखाई देगी। आपको लगेगा कि अभी मछली आपके पास आ जाएगी, अभी फिश आपके पास आ जाएगी। अगर आपने रिवर में, पानी में, तालाब में कहीं में पैर रखा हुआ है अपना, जैसा कि मोस्टली लोग करते हैं एंजॉय के लिए, तो उस टाइम पे ऐसा दिखाई देता है कि पानी में जो मछली घूम रही है, जो फिश आपकी मूव कर रही है, जो स्विम कर रही है, वो अपनी एक्चुअल अपीयरेंस से थोड़ी कहाँ दिखाई देती है, ऊपर की तरफ दिखाई देती है। ये ऊपर की तरफ जो मूव करना है उसका, वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू जरूर समझाना चाहूंगी, क्योंकि एक्चुअल में सिर्फ फिश नहीं, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को गिरा भी देते हैं, इसका एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, आप करके भी देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कांच के ग्लास में पानी भरते हैं और उस कांच के ग्लास में आप लोग क्या कर दो, सिक्का डाल दो, कोई सिक्का मतलब कोई भी 1, 2, 5 का सिक्का डाल दो। जब आप उसमें डालते हैं तो देखिए ये हमारे पास ग्लास, ये मैंने इसमें क्या कर दिया, पानी को फिल कर दिया, और देन उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया कोई भी एक सिक्का। तो आप देखते हैं लाइट जो आती है वो लाइट आती है यहाँ से, ऐसे ही आएगी ना सिक्के के ऊपर। तो लाइट जब आपके यहाँ पे आती है तो आप एक बात जानते हैं कि यहाँ इस जगह पे सरफेस पे, इस सरफेस पे मीडियम चेंज हो गया, क्योंकि ऊपर के साइड जो मीडियम है वो एयर है और नीचे के साइड जो मीडियम है वो वाटर है। तो लाइट आपकी एयर से किस में जा रही है, वाटर में जा रही है। कहने का मतलब रेयर से जा रही है डेंसर में, तो लाइट बेंड हो जाएगी, बेंड होके कहाँ आएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, जबकि उसको जाना कैसे था, सीधा। तो जब ये बेंड हो जाती है तो आपका रिफ्रैक्शन होता है और सिक्का आपका थोड़ा सा ऊंचाई से क्या हो, मतलब जहां है उससे थोड़ा सा क्या दिखाई देता है, ऊंचा दिखाई देता है। यही रीजन है कि वाटर में सॉरी, जब आप पानी में किसी चीज को क्या करते हो, रखते हो, तो वो थोड़ा सा क्या दिखाई देता है, इट अपीयर्स ऊपर रेज्ड, इट अपीयर्स रेज्ड। तो आपको थोड़ा सा कहाँ दिखाई देता है, ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है, ये रीजन भी आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, अगर आप करके भी देखना चाहें तो आप इसको खुद से करके देख सकते हैं और आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि रियल में रिफ्रैक्शन होता है एवरीडे लाइफ में। जस्ट हमने फील नहीं किया, हमने देखा नहीं है। जब 1-2 बार आप इसको करके देखोगे तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि जितने भी हम फिनोमिनास देखते हैं इन सबके पीछे क्या है, सिर्फ साइंस, फिजिक्स है ना।
तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, जो यूज है वो क्या है, ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है कि जो पूल होता है उसका जो सरफेस होता है, जब आप उसको ऊपर से देखते हो, मान लीजिए कि ये पूरा पूल है, ठीक है, और इसकी सरफेस यहाँ है, ऐसा समझिए ये हमारा पूल है, पानी भरा है इसमें, इसकी सरफेस ये है। जब आप पूल को ऊपर के साइड से देखते हो, क्योंकि हमें तो पूल में जाना है, स्विमिंग करनी है, तो जब हम इसको ऊपर के साइड से देखते हैं तो लाइट आती है यहाँ से। तो लाइट देखिए एयर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में, क्योंकि नीचे क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ हमारी लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो जब ये लाइट बेंड होती है तो एक्चुअल में जो सरफेस होता है पूल का, वो जो है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। यही कारण है कि जब कोई जो स्विमर होता है, जो नया नया स्विमिंग करने वाला होता है, जिसको रिफ्रैक्शन का नहीं पता होता है, जब वो एक्चुअल में अपना पैर स्विमिंग पूल में रखता है तो उसको लगता है जस्ट उसका पैर अभी टच होने वाला है पूल की सरफेस पे, पर वो एकदम से जाके नीचे की तरफ झुक जाता है, गिरने वाली पोजीशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि जो उसको दिखाई दे रहा है वो जस्ट इमेजिनरी है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से जो पूल का सरफेस है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, अपर साइड दिखाई दे रहा है, थोड़े से ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि उसका एक्चुअल जो पोजीशन है वो थोड़ी सी नीचे है। तो ये जो हमारा रेस्ड है, थोड़ा सा हमें जो एक्चुअल ऊपर जो हमारी डीपनेस है हमारे पूल की, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, लेस डीप दिखाई दे रही है। सिर्फ दिखना, ये जो इल्यूजन हमारे माइंड में आ जाता है, ये इल्यूजन सिर्फ और सिर्फ आता है हमारे रिफ्रैक्शन की वजह से। यही रीजन होता है कि कई बार हम लोग जो रिफ्रैक्शन है, इसके जो कारण होते हैं, इनकी वजह से हम लोगों को चोट भी आ जाती है, हो जाता है कई बार ऐसा। तो थोड़ा सा सावधानी से, अब तो आप जान ही चुके हैं कि रिफ्रैक्शन होता कहाँ है और क्या क्या इसका मतलब कहाँ कहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अब आप आगे से ध्यान रखेंगे और आप औरों को भी बता सकते हो, भाई एक्चुअल में जो पूल में आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में वो पूल का ओरिजिनल सरफेस नहीं है, वो जस्ट इल्यूजन है, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। समझ में आई आपको ये बात? तो चलिए फिर नेक्स्ट हमारा बात करते हैं किसके बारे में, हमारी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में। द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल ऑन द क्लियर स्काई। जब बिल्कुल स्काई एकदम क्लियर हो जाता है तो आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं। बट आपको आज एक बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जो शायद आपके लिए शॉकिंग हो सकती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अब आपका मन कर रहा होगा मेरे को डांटे, मुझे सुनाए कि मैम ये क्या कह रही है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता ही नहीं है, लोगों को तो इतना पसंद है स्टार्स का ट्विंकलिंग करना, रात को लोग जागते हैं, बाहर जाते हैं, टेरेस पे जाके सिर्फ चमकते हुए तारों को देखते हैं, तारे तो इतने अच्छे अच्छे तरीके से टिमटिमाते हैं, कितने प्यारे लगते हैं, कलरफुल। मानती हूँ, बट रियल में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जैसी कोई बात होती ही नहीं है। हमें वो ट्विंकलिंग करते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जब हम उनको देखते हैं, उनसे आने वाली लाइट जब हमारी आंखों में आती है तो अर्थ, देखिए अर्थ जो है वो स्पेस से बहुत दूर है। हमें देखिए स्टार्स बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो स्टार्स होते हैं वो अर्थ से भी बड़े हैं। वो हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूरी पे हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उनकी। अब डिस्टेंस उनकी बहुत ज्यादा है तो वो क्या करते हैं, जब वो उनकी लाइट हमारे पास आती है, उसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है, मैं एक स्टार को ले लेती हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आंखों से स्टार को देख रही हूँ। अब आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे सरफेसेस होते हैं। तो इन सरफेस से जब लाइट आती है तो ऐसे टकराते 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 आती है, लेकिन हमारी आंखें, हमारी जो आईज होती हैं, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है भाई, ये जो मैंने बार बार बेंड किया है ना, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारी जो सरफेस होती है अर्थ की, उसके 3 क्रस्ट्स होती है, हमारी 3 लेयर्स होती हैं। तो इन तीनों लेयर से अलग अलग क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जब स्टार से आने वाली लाइट आती है नीचे की तरफ तो वो तीनों सरफेस पे क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। बट हमारी आईज की क्या मतलब क्या उसका काम होता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही चीजों को देखना पसंद करता है। तो ये जो लाइट जो है, जो रिफ्रैक्ट होते हुए बार बार बैंड होते हुए इधर इधर उधर आ रही है,
वो आंखों से जो अपनी इमेज बनाती है वो बनाती है ऐसे, कुछ इस तरह से। तो जो उसकी ओरिजिनल स्टेट थी, जो ओरिजिनल पोजीशन थी हमारे स्टार की, उस ओरिजिनल पोजीशन से हमें स्टार कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे। यही रीजन है जब आप अपनी पलकों को झपकाते हैं, जब पलकें थोड़ी सी झपकती हैं और आप एक ही स्टार को देख रहे हैं, तो एक बार आपको यहाँ पे दिखाई देता है, एक बार आपकी आंख पलक झपकने के बाद दोबारा से लाइट आएगी, फिर आपको यहाँ दिखाई देता है, फिर आपको की जो पलकें हैं वो झपकेंगी, फिर दोबारा से लाइट आपकी कहीं और से आएगी और आपको कहीं और दिखाई देगा। एक्चुअल में स्टार वही है जहां वो है, लेकिन हमारी आंखों के झपकने के वजह से जो लाइट आ रही है बार बार रिफ्रैक्ट हो रही है और हमारी आंखें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में उसकी क्या बना रही है, इमेज। वो जो अलग अलग जगह इमेज बनना है उसी की वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है, अभी स्टार यहाँ था, अभी स्टार यहाँ है, अभी स्टार यहाँ है, अभी स्टार यहाँ है, और हम लोग सोचते हैं कि स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, बट नो, स्टार्स ट्विंकलिंग नहीं करते, वो सिर्फ रिफ्रैक्शन शो करते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से हमें क्या दिखाई देता है, हमें लगता है कि हमारे जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो आज के बाद आप ये कह सकते हो कि हाँ ट्विंकल हो रहे हैं, मतलब जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, बट आप ये नहीं कहोगे कि जो ट्विंकलिंग हो रही है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो हमारी फिजिक्स पे बेस्ड है, साइंटिफिक बेस्ड है, और वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका रिफ्रैक्शन की वजह से। तो आज के बाद आप याद रखोगे कि जो स्टार्स होते हैं वो किसकी वजह से ट्विंकल करते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से। समझ में आया? आई होप आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के ऊपर कि ये कैसे होता है, किस कारण से होता है और कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा यूज देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट में हमें रिफ्रैक्शन के बारे में क्या जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ए लेमन कैप्ड इन ए वाटर इन ए ग्लास। आपको एक ग्लास लेना है और ग्लास में अगेन क्या करना है, वाटर रखना है, क्योंकि ग्लास आपके घर में है, आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देख सकते हैं। इसीलिए जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो एक्सपेरिमेंट आपके ग्लास के साथ किए गए हैं, और उसमें कोई भी चीज को देखना समझना ज्यादा आसान रहता है बजाय स्कूल वगैरह में जाके देखने के। तो हमने क्या किया, एक लेमन को रखा है इस ग्लास के वाटर में, मान लीजिए ये हमने रख दिया लेमन। तो जब आप इस लेमन को देखते हैं, मान लीजिए ये लेमन मैंने यहाँ रख दिया और मैं इसको दूर से देख रही हूँ, तो इस लेमन को जब आप देखते हैं तो इसका जो एक्चुअल साइज है, जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, इसके एक्चुअल साइज से ये लेमन आपको कुछ इतना दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन आपको ये जो लेमन है वो आपको अपीयर होता है थोड़ा सा बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज, यानी कि ये अपने एक्चुअल साइज से क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप इसको देखेंगे साइड से। मतलब जैसे अभी मैं देख रही हूँ, मैंने ये मान लीजिए ग्लास रखा और मैंने इसमें नींबू रखा और साइड में से मैं क्या देख रही हूँ, इस ग्लास में रखे हुए नींबू को देख रही हूँ, और ये मुझे अपने एक्चुअल साइज से क्या दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो भाई ये है हमारे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में किस किस तरह से आप अपने नेचुरल फिनोमिनास को देख सकते हैं, अपने नेचुरल फिनोमिनास के बारे में समझ चुके होंगे आप कि किस तरह से ये सारी की सारी चीजें आपके साथ एवरीडे लाइफ में होती हैं, बट हम नहीं समझ पाते कि इसको कैसे डिफाइन करें। बट अब आप पक्का इन सबको समझ पाएंगे, क्योंकि इनको समझना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पूरा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से विद यूजेस विद लॉस बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की है। अब आपका सिर्फ एक छोटा सा काम रहेगा, इसको काम समझिए, होमवर्क समझिए। आपको सिर्फ जितने भी मैंने यूजेस कराए हैं समझने के साथ साथ इनको नोट डाउन करेंगे। जितने भी मैंने आपको रिफ्रैक्शन के साथ साथ डायग्राम बताया है, किस तरह से इंसिडेंटली आई है, कैसे नॉर्मल के बाद जब वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो किस तरह से वो बैंड हो जाती है, ये सारी की सारी चीजें आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम करता है, ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आराम से एकदम अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन विद यूजेस। अब आपको अपना काम करना है, अपनी मेहनत करनी है, नोट्स बनाइएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आपका एक ही काम रहने वाला है, नोट्स बनाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये इतने अच्छे अच्छे जो हमने फिनोमिना देखे हैं, जितनी अच्छी अच्छी घटनाएं देखी हैं, ये सारी उनको भी पता लगे कि एक्चुअल में जो उनको देखने को मिल रहा है वो सब कैसे होता है, कैसे आप उसको समझ सकते हैं, कैसे एवरीडे लाइफ में जो आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं चीजों को, उसमें कहीं ना कहीं कैसे ना कैसा फिजिक्स जुड़ी हुई है। फिजिक्स के साथ जुड़ना, उसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान भी है अगर आप उसको सिर्फ समझेंगे, ना कि सिर्फ एग्जाम्स के लिए या फिर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, इवन अपनी लाइफ से जोड़ने के लिए। तो आपको बड़ा मजा भी आएगा, इंटरेस्ट के साथ साथ आप उसको समझ भी पाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया और समझ आया। और अगर आपको कोई शिकायत है, कहीं पे किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे आपको दोबारा वीडियो दे दूंगी, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कहीं पे कुछ चेंजमेंट करना चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर अब आपसे अलविदा चाहूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बना लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।